हेलो एवरीवन। इकोसिस्टम हम लोग नीट के लिए पढ़ रहे थे और इकोसिस्टम में आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका था। और चलिए आइए आज हम लोग पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। एज आप लोग को पता है कि 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है, तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, इसलिए लिख लिख के कराने से ज़्यादा बेटर है कि मैं यहाँ पर ही नोट कॉपी से ही डायरेक्ट करा देती हूँ। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छे से समझ चुके थे। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रैटिफिकेशन। सबसे पहले बात समझिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज स्ट्रैटिफिकेशन। क्या है इसका मतलब, एक बार बता देती हूँ। जैसे देखिए, ठीक है, जैसे देखिए कि यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे शर्ब्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे शर्ब्स हैं, उसके बाद बड़े, इतने बड़े आते हैं प्लांट्स। ठीक है, और उसके बाद एकदम विशाल ट्रीज आते हैं बड़े बड़े। तो देखिए ये अपने लेवल पे है, ये एक अपना, इसका ये यहाँ एक यहाँ तक लेवल है, इसका देखिए यहाँ तक एक लेवल है, और इसका देखिए यहाँ तक एक लेवल है। तो ये कैसा गया हुआ, वर्टिकल गया हुआ, यानी ऊपर की तरफ गया हुआ है ना। जब भी कोई चीज़ ऐसे ऐसे लेटा हुआ होता है, ऐसे इस तरह, तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल, और कोई ऐसे ऊपर खड़ा है तो इसको बोलेंगे वर्टिकल। तो सॉरी तो यहाँ पे देखिए कि जो ट्रीज़ है, सबसे पहले छोटे ट्रीज़ है, देन फिर मीडियम साइज़ के ट्रीज़ है, और फिर उससे बड़े ट्रीज़ है। तो ये जो ट्रीज़ अरेंज है बच्चे, वो किस फॉर्म में अरेंज है, जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और डिफरेंट स्पीसीज़ का, क्योंकि डिफरेंट स्पीसीज़ मतलब सभी ट्रीज़ अलग अलग जाति के होंगे। ठीक है, तो इसका एनसीईआरटी का लाइन जो है मेनली वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों को, इसलिए मैं करा रही हूँ थोड़ा थोड़ा जितना हो पा रहा है। तो ध्यान से पढ़िए, लेक्चर्स को देखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही हम लोग क्या पढ़े, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज स्ट्रैटिफिकेशन। आई थिंक कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, और चलिए इसके आगे चलते हैं फिर। ओके, फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ट्री। सबसे टॉप में क्या होंगे, ट्री होंगे, और सेकेंड में क्या होंगे, शर्ब्स होंगे, और सबसे नीचे हर्ब्स होंगे। हर्ब्स में जैसे आपका छोटा नीम का पत्ता आ गया। ठीक है, और ग्रास होंगे बॉटम में सबसे नीचे। तो अभी मैं फिगर में बताई थी ये चीज़। आगे देखिए, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे नीट पे कैसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आपसे कंपोनेंट नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। आपको ऑप्शन में जो है वो प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये चारों में से कोई 3 दे देगा और एक बाहर का दे देगा। तो आपको उस बाहर वाले में टिक करना है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है व्हाट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। बात समझ आई। अगर आपसे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पूछता तो योर आंसर इज प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये जो मैं नोट्स लिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड मैंने खुद से फ्रेम करके नोट्स बनाया है। बहुत ज़्यादा ही अच्छा नोट्स है ये नीट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस नोट्स को प्रेफर कीजिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखता है यहाँ पर ही सबसे पहले ऊपर जीपीपी। जीपीपी क्या होता है, जीपीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, जीपीपी क्या है, जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये क्या होता है जीपीपी, जो प्लांट जो है वो जितना खाना बनाता है, ठीक है, पूरा फोटोसिंथेसिस करके, प्लांट ऑल ओवर फोटोसिंथेसिस करने के बाद जितना खाना बनाता है उसको बोलते हैं जीपीपी। अब खाना तो बना लिया, लेकिन प्लांट कुछ खाना खुद भी तो खाएगा, तो वो प्लांट क्या करता है, कुछ खाना को अपने भी खा लिया, उसको क्या बोलते हैं, वो जो खाना खाया उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी लॉस। उसके बाद जो बच जाता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, एनपीपी बोलते हैं। ठीक है, एनपीपी। अब देखिए ये आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है और नीट का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एनपीपी इज व्हाट, तो एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। अब आपको इसी तरह से दे देगा कि जीपीपी इक्वल टू एनपीपी माइनस आर। ठीक है, एक ऑप्शन ये दे दिया आपको, एक ऑप्शन दे दिया एनपीपी इक्वल टू आर माइनस जीपीपी। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया। तो अब आप बताइए खुद ही, आपको ये 3 ऑप्शन दिया और डी में आपको नन दिया हुआ है, तो आप ही खुद बताइए कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स को यहाँ पर ही साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, या नोट्स बनाना है तो साथ में नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट
तो सबसे पहले देखिए मैं यहाँ क्या क्या चीज़ें बताई हूँ, ठीक है, कि जीपीपी क्या होता है। जीपीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, ठीक है। जीपीपी होता क्या है? जीपीपी वो होता है यानी एक प्लांट है वो जितना खाना बना रहा है उस बाय फोटोसिंथेसिस, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ओके, तो प्लांट क्या करता है जब खाना बनाता है तो वो कुछ रेस्पिरेशन लॉस करने में कुछ अपना भी खाना वो इस्तेमाल कर लेता है, तो उसके बाद जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं एनपीपी। एनपीपी क्या होता है? एनपीपी का फुल फॉर्म नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और एनपीपी किसके लिए अवेलेबल होता है? तो कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होता है। कंज्यूमर कौन हुए? जैसे जो हरे पत्ते होते हैं, हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उसको जो खाते हैं वो कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स होते हैं, है ना। और जो उसको खाते हैं वो कौन होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। तो एनपीपी जो है वो किसके द्वारा यूज़ होता है? देखिए कंज्यूमर के द्वारा यूज़ हो जाता है। और यहाँ पर ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कौन प्रोड्यूस करता है? ये कंज्यूमर प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो अगर 2P लिखा है समझ जाइए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, अगर NP लिखा है समझ जाइए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अगर GPP लिखा हुआ तो समझिए ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन इन सब में से क्वेश्चन अगर नीट में आएगा तो वो सवाल सिर्फ और सिर्फ ये बन सकता है एनपीपी इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनुअल मतलब समझते हैं सालाना, ठीक है। एनुअल मतलब सालाना, है ना, एक साल का, ठीक है। तो उसका पूरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना बना? तो बोलते हैं अगर पूरे वर्ल्ड बायोस्फीयर की बात किया जाए तो 170 बिलियन टन्स होता है, समझ रहे हैं। तो अगर एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो वर्ल्ड बायोस्फीयर की अगर बात की जाए तो ये 170 बिलियन टन्स होता है, ओके। और अगर ओशियंस की बात की जाए तो ओशियंस में कितना होता है? 70% एरिया ही वो कवर करता है और उसका कितना टन होता है? तो 55 बिलियन टन्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या जाने, जल्दी एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में वर्ल्ड बायोस्फीयर का कितना होगा? 170 बिलियन टन्स, और ओशियंस जो है वो 70% एरिया रखेगा और वो कितना होगा? 55 बिलियन टन्स। ओके, इतना दूर तक हम लोग पढ़ चुके, आगे चलते हैं। फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। डेट्रिटस क्या होता है पहले समझिए। नॉर्मली अगर कोई भी प्लांट है, पौधा है या एनिमल है, वो एक ना एक दिन उसको डेड कर जाना है, मर जाना है, ठीक है। तो जब वो मर जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक कीड़ा मकोड़ा है, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एक फिश ही है मान लीजिए, वो डेड कर गया, अब वो मर गया है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि छोटे छोटे कीड़े आके बैठने लगेंगे और वो इसको डिकम्पोज करने का काम, गलाने का काम, ख़त्म करने का काम करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, हर किसी के बॉडी के साथ ये होता है, ठीक है, अगर वो बॉडी डेड कर गया है और वो बॉडी मिट्टी में पड़ा है तो। ओके, चलिए आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्रेकडाउन ऑफ डेट्रिटस, यहाँ पर क्या होता है कि डेट्रिटस का ब्रेकडाउन किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है लीचिंग। लीचिंग क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल। देखिए क्या होता है लीचिंग के प्रोसेस में, क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल मतलब जो पानी से घुल मिल जाएंगे, वो क्या करते हैं कि मिट्टी में जाके नीचे जो है वो बैठ जाते हैं। और इसमें क्या आपको पढ़ना है, इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि लीचिंग के प्रोसेस में आपको अनअवेलेबल सॉल्ट्स जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस था फ्रैगमेंटेशन, फिर है लीचिंग, तीसरा है कैटाबोलिज्म। ओके, तीसरा प्रोसेस क्या है? कैटाबोलिज्म। चलिए आइए अब हम लोग इधर देखते हैं। सो यहाँ पर ही कैटाबोलिज्म के बारे में पॉइंट्स लिखा हुआ है कि डेट्रिटस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो डेट्रिटस है वो किस में कन्वर्ट हुआ है? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ है बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। बात को समझिए कि मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ही आपको अगर कोई भी डेड कर गया तो अब उसके ऊपर कैटाबोलिज्म हो रहा है, उसको काट काट के छोटे पार्टिकल में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है? बैक्टीरिया भी एक्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ पर ही जो फंगस होंगे, फंगल, वो भी एक्ट करेंगे। तो दोनों ही यहाँ पर ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो डेट्रिटस इज कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमिफिकेशन के बारे में। देखिए ह्यूमिफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमोस्फरस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। देखो
डार्क कलर्ड का एक्यूमुलेशन मतलब समझ रहे, जमा हो जाना, किसी चीज़ का जमा हो जाना। तो अगर डार्क कलर का एमोफस सब्सटेंस जो है जिसको हम बोल रहे हैं ह्यूमस, ह्यूमिफिकेशन में नाम क्या याद रखना है, ह्यूमस। एक्यूमुलेशन किसका होगा, जमा किसका होगा, ह्यूमस का। ह्यूमस क्या है, हाईली रेजिस्टेंट है टू माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी माइक्रोब्स से वो हाईली रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज मिनरलाइजेशन। ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड, ह्यूमस जो है वो फिर और डिग्रेड करते जाता है एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो ह्यूमस क्या करता है, फिर और डिग्रेड होते जाता है, ठीक है, डिग्रेड मतलब और छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते जाता है और वो रिलीज किसका करता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का रिलीज करता है। अच्छा, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है और ये लेस देन फोटोसिंथेटिकली, ये क्या है, ये चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ आप लोग को, ठीक है, फिर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी। देखो जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये ट्री है, पेड़ पौधा है, तो ये सन से लाइट आ रही है, ठीक है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो होता है, जो इसके काम का होता है प्लांट के, वो लेस देन 50% होता है, ठीक है। और प्लांट तो भी उसको यूज़ जो करता है, प्लांट जो उसको कैप्चर करता है वो सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करता है। ये चीज़ क्या है मैं और अच्छा से एक बार बता देती हूँ थ्योरी में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ही, ठीक है, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन यानी जो भी सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं वो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार, मेनली आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जो पार है, पार PAR यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, वो कितना होता है, तो लेस देन 50% होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो पार है उसको जो प्लांट कैप्चर करता है तो वो उसका कितना से कितना % कैप्चर करता है, तो वो उसका 2 से लेकर 10% ही कैप्चर करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ के भी बच्चे लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि आपको बताने वाला होना चाहिए ना कि क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। सिर्फ थ्योरी भी अगर हम कर लेते हैं, हम नोट्स भी बना लेते हैं, तो भी मुश्किल है क्वेश्चन लगना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी आपको आइडिया साथ साथ मिलते रहना चाहिए। तो ठीक है बच्चे, पढ़ते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। जब तक बहुत मेहनत कीजिए, हर चीज़ आसान है, इंसान ही हर चीज़ करते हैं, कोई अलग से दूसरे गोले से या दूसरे प्लैनेट से कोई आके कुछ एक्स्ट्रा से नहीं करते हैं, यही अर्थ में रहने वाले इंसान ही सभी कुछ करते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।